बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन पहले अब जानने के बाद हाइपोटेंशन है क्या। हाइपोटेंशन जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो तो फिर हम वो हाइपोटेंशन कंसिडर करेंगे। ब्लड प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है जो ब्लड की वॉल्यूम की वजह से हो ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो और डायस्टोलिक 60 से कम हो, मैम आप जी, तो फिर हम ये हाइपोटेंशन में कंसिडर करेंगे। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेंशन की फिर तीन टाइप है: माइल्ड हाइपोटेंशन, मॉडरेट हाइपोटेंशन और सवियर हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन माइल्ड हाइपोटेंशन क्या है? माइल्ड हाइपोटेंशन माइल्ड हाइपोटेंशन में हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बीपी 80 से लेकर 90 तक, और डायस्टोलिक बीपी वो 50 से लेकर 60 mmHg। अगर ये रेंज है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तो वो माइल्ड हाइपोटेंशन होगी। अगर मॉडरेट हाइपोटेंशन मॉडरेट हाइपोटेंशन में हमारे पास जो सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी वो 70 से लेकर 80 तक होती है, और डायस्टोलिक बीपी वो 40 से लेकर 50 तक। सिंपल है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 और 80 के दरमियान है तो मॉडरेट हाइपोटेंशन। अगर डायस्टोलिक बीपी 40 और 50 के दरमियान है तो फिर भी मॉडरेट हाइपोटेंशन। तीसरा जो है वो सवियर हाइपोटेंशन। सवियर हाइपोटेंशन सवियर हाइपोटेंशन में हमारे पास सिस्टोलिक बीपी वो 70 से कम होता है, 70 mmHg, और डायस्टोलिक बीपी वो 40 से कम होता है, 40। अब जब हाइपोटेंशन हो, एक तो नॉर्मल तरीका फिजियोलॉजिकल तरीका है बॉडी में शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, एक है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है वो बेरो रिसेप्टर है कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्टरी में, तो उसके थ्रू ब्लड प्रेशर रेगुलेट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर कम है ब्लड प्रेशर कम है ब्लड प्रेशर अगर कम है, ये हमारे पास हार्ट है और हार्ट से एओर्टा निकले हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट कॉमन कैरोटिड दोनों में कैरोटिड साइनस है। ये क्या है? कैरोटिड
साइनस। और यहाँ पे आर्चा पेवोटा में भी एओर्टिक साइनस है, एओर्टिक साइनस। तो इन ये एओर्टिक साइनस और कैरोटिड साइनस में बेरो रिसेप्टर है। ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गई है या ज्यादा। जब ये डिटेक्ट करे कि ब्लड प्रेशर इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन है, तो ये सिग्नल देते हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा को, मेडुला ओब्लांगेटा को, ये मिड ब्रेन और फिर मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा में हमारे पास क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा में है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटेरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटेरियस, जब सेल बॉडी की कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटेरियस को ये इंफॉर्मेशन देती है और इसके थ्रू फिर ब्लड प्रेशर कम होते हैं। यहाँ से जो सिग्नल कैरी करता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटेरियस को मिड ब्रेन है, ये मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखो, तो ये कैरोटिड साइनस से जो मैसेज ले जाती है वो क्रेनियल नंबर 9 है, क्रेनियल नंबर 9, और उसका दूसरा नाम ग्लेसो फेरेंजियल नर्व है ना। कैरोटिड, ये कैरोटिड जो आर्टरी है तो ये छोटी है तो उसमें के क्रेनियल नंबर 9, और ये इस तरह याद रखे, एओर्टा बड़े है तो एओर्टा से जो इंफॉर्मेशन ले जाती है वो क्या है, क्रेनियल नंबर 10, क्रेनियल नंबर 10 या वेगस नर्व। ठीक है, फिर ये अगर इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम है तो ये एक्टिवेट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर ये इंफॉर्मेशन देती है किस चीज को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, हार्ट रेट को ज्यादा करना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करना, तो उसके थ्रू फिर ब्लड प्रेशर रेस होगी। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो फिर ये एक्टिवेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट रेट इंक्रीज होता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इन दोनों की वजह से क्या होती है, हार्ट रेट जब ज्यादा हो और वेजो कंस्ट्रिक्शन तो बीपी रेस होगी। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तरीका है। और दूसरा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है रिनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। हाँ, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये प्रेशर डिटेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन दे जाती है मेडुला ओब्लांगेटा को। अगर ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तरीका है, और दूसरा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है रिनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वो भी हमने पढ़ा है। तो उसके थ्रू भी ब्लड प्रेशर, ये वो तो ज्यादातर जब ब्लड प्रेशर कम हो तो ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने के लिए वो चलता है। अब देखो, अगर हम माइल्ड हाइपोटेंशन हो, माइल्ड हाइपोटेंशन, माइल्ड हाइपोटेंशन, माइल्ड हाइपोटेंशन में डिजीनेस होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीनेस, फटीग, और इसके साथ साथ लाइट हेडेडनेस। लाइट हेडेडनेस का मतलब है फीलिंग ऑफ डिजीनेस।
तो ये माइल्ड हाइपोटेंशन में होता है। और माइल्ड हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सिस्टोलिक बीपी 80 से लेकर 90 mm ऑफ ईजी तक, और डायस्टोलिक बीपी 50 से लेकर 60 mm ऑफ ईजी तक। हाँ, डिजीनेस, वर्टिगो इज द टाइप ऑफ डिजीनेस, अगर उसमें चेक करो तो। अब देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इस रेंज में है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस कंडीशन में क्या देंगे? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो क्या करेंगे? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को ज़्यादा करेंगे, और इसके साथ साथ साल्ट इनटेक को ज़्यादा करेंगे, साल्ट। और अवॉइड सडन चेंज इन पोजीशन। अगर बंदा सडनली पोजीशन चेंज करता है तो उसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो अवॉइड सडन चेंज इन पोजीशन। अगर बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो वो सुपाइन पोजीशन में लेटना चाहिए, और वो इसकी जो लेग्स है वो ऊपर होना चाहिए कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी। अब देखो, तो इस कंडीशन में वियर कंप्रेशन स्ट्रोक, ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे की तरफ खींचती है। तो इस वियर कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन स्ट्रोक हो तो उसकी वजह से कूलिंग ऑफ द ब्लड कम होगी लेग्स में, और हार्ट को ब्लड आसानी से जाएगी। तो वियरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। To improve blood flow to the heart, to the heart, ठीक है, and prevent pooling of blood। जो ब्लड की पूलिंग होती है या उसकी अकोमुलेशन जो लेग्स में होती है तो वो प्रिवेंट होती है इसकी वजह से। पूलिंग एंड टू प्रिवेंट पूलिंग ऑफ ब्लड इन लेग्स। तो ये माइल्ड हाइपोटेंशन में इस तरीके से उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। दूसरा जो है वो है, ये तो ऑलरेडी पीरियड में, दूसरा क्या, मॉडरेट हाइपोटेंशन, वियर कंप्रेशन स्टार्ट, ताकि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाए। नहीं, वैसे साक भी हो सकते हैं। जो टाइट हो। अच्छा, दूसरा जो है वो मॉडरेट हाइपोटेंशन। मॉडरेट हाइपोटेंशन में भी डिजीनेस होता है। सिम्टम इसकी क्या है? सिम्टम डिजीनेस और ब्लड विजन, इसमें विजन भी ब्लड होती है। अगर ब्लड विजन हो तो फिर मॉडरेट हाइपोटेंशन होगी, ब्लड विजन। ठीक है, और इसमें पेंटिंग या सिंकोप भी हो सकती है। पेंटिंग, पेंटिंग और सिंकोप का मतलब है टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को पेंटिंग या
सिनकोप कहते हैं। तो ये क्या है, टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें क्या हो की रेंज 70 से लेकर 80 तक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 40 से लेकर 50 mm ऑफ Hg। अब ये जब ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी। तो ब्लड की वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, ड्रिप लगाएंगे, ठीक है। या अगर ब्लड लॉस की वजह से ब्लड लॉस हो गई है तो ब्लड लॉस को फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर हाइपोटेंशन है ब्लड लॉस की वजह से तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी से फ्लूइड वाटर ज़्यादा लॉस है, तो इस कंडीशन में फिर हम इंट्रावेनस फ्लूइड लगाएंगे। तो ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड, और इंट्रावेनस फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन भी और रिंगर लेक्टेट। तो रिंगर लेक्टेट और नॉर्मल सलाइन। हाँ, ये नॉर्मल सलाइन में सिंपल वाटर होते हैं और इसमें साल्ट है, इसमें साल्ट भी है और इसके साथ साथ अदर इलेक्ट्रोलाइट भी है, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, पोटाशियम क्लोराइड। तो इसमें बाकी इलेक्ट्रोलाइट भी है, इसमें सिर्फ साल्ट है। आई थिंक 0.9% इसमें NaCl होता है, NaCl सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें NaCl के साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये दोनों हम दे सकते हैं। अगर फिर भी अगर दूसरा हम ऐड कर सकते हैं फ्लूड्रोकार्टिसोन, फ्लूड्रोकार्टिसोन। अगर इससे ट्रीट नहीं होते तो फिर हम फ्लूड्रोकार्टिसोन। फ्लूड्रोकार्टिसोन क्या है, ये एल्डोस्टेरॉन जैसे काम करती है। तो इसमें लिख लें मेमिक एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर की रिटेंशन और सोडियम की रिटेंशन करे तो उसकी वजह से बीपी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एल्डोस्टेरॉन का काम सोडियम की रिटेंशन है और वाटर की रिटेंशन। तो जब वाटर की रिटेंशन हो बॉडी में तो ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा होगी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेस होगी। इसमें मेडोड्रीन भी यूज होते हैं, मेडोड्रीन, मेडोड्रीन। और मेडोड्रीन जो है ये अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होते हैं। जब अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर की एगोनिस्ट है, ये एक्टिवेट कर देती है अल्फा 1 रिसेप्टर। तो उसकी वजह से जब वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, रेस होगी, ठीक ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन। और जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो तो बीपी हाई होगी। फ्लूरोकार्टिसोन मेमिक एल्डोस्टेरॉन, और इसका ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी और बीपी इंक्रीज होगी। और ये तो इंट्रावेनस फ्लूइड हम देते हैं तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी और बीपी इंक्रीज होगी।
तीसरा जो है वो सवियर हाइपोटेंशन, सवियर हाइपोटेंशन। तो सवियर हाइपोटेंशन में क्या होती है सिम्टम, सिम्टम्स डिजीनेस, इसमें कंफ्यूजन भी होती है। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम है तो कंफ्यूजन। स्किन, ये ब्लड वार्म है तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो तो कोल्ड, कोल्डनेस या क्लेमी स्किन, कोल्ड या क्लेमी स्किन। ठीक है, तो कोल्ड या क्लेमी स्किन। और वीक पल्स रेट, इसमें वीक पल्स होती है, वीक पल्स इसमें होती है कोल्ड और क्लेमी स्किन। जब पेशेंट की स्किन कोल्ड हो तो आपको पता चल सकता है कि ये सवियर हाइपोटेंशन। अब देखो इसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो 70 से कम होगी और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 40 होगी। इस कंडीशन में हम इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड पर हमारे पास एक होता है क्रिस्टलाइड, क्रिस्टलाइड, और दूसरा जो है वो कोलाइड। क्रिस्टलाइज में हमारे पास नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लिक्विड। कोलाइड में हमारे पास इस सोल्यूशन में अल्बुमिन होते हैं, अल्बुमिन। और अल्बुमिन का काम क्या है, ब्लड वेसल में दो किस्म की प्रेशर है, ये ब्लड वेसल, ये क्या है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में एक प्रेशर है ब्लड की वॉल्यूम की वजह से, ब्लड की वॉल्यूम की वजह से एक प्रेशर है, उस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड की वॉल्यूम की वजह से होती है, ब्लड ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड वॉल्यूम की वजह से होती है। अगर ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा हो तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगी और ये वेसल को डायलेट कर सकते हैं। जब प्रेशर ज्यादा हो तो वेसल को डायलेट, और ये जो न्यूट्रन एक्सचेंज ये कराता है और ये फ्लूइड बाहर निकाल सकती है। ठीक है, अगर इसमें एक है अल्बुमिन, अल्बुमिन ब्लड में अल्बुमिन है तो ये अल्बुमिन जो है ये अंकोटिक प्रेशर लगाता है और अंकोटिक प्रेशर का काम है ब्लड को ब्लड वेसल्स में रखना। ये जो ब्लड वेसल्स में ब्लड को रखती है ये अल्बुमिन, ये निगेटिव प्रेशर लगाता है। तो अल्बुमिन का काम क्या है, अल्बुमिन की वजह से अनकोटिक प्रेशर होती है, अनकोटिक प्रेशर। हाँ, तो ब्लड न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज तब होती है जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो और अंकोटिक प्रेशर कम हो। तो नॉर्मली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होती है और अंकोटिक प्रेशर कम। तो किडनी में इस तरह जो फिल्ट्रेशन होती है तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। तो अब अगर हम अल्बुमिन दे दें, अल्बुमिन सोल्यूशन दे दें तो ये अल्बुमिन ब्लड को ब्लड वेसल में रखेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा ब्लड वेसल में होगी और ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी। इसमें हम दे सकते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन। नॉर इपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं, अल्फा 1 और इसके साथ साथ अल्फा 2 और बीटा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन, और अल्फा 2 तो वेजो कंस्ट्रक्शन,
और बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज। तो इन तीनों तरीकों से वेजो कंस्ट्रिक्शन और हार्ट रेट इंक्रीज की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में नार इपिनेफ्रिन यूज होते हैं। तीसरा जो है वो नार इपिनेफ्रिन है। तीसरा क्या है? नार इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन 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 और नार इपिनेफ्रिन में डिफरेंस ये है, अगर सांस का मसला भी है, अगर सांस भी बंद है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी है, तो फिर क्या देंगे? इपिनेफ्रिन देंगे। ठीक, हाँ। तो ये क्या कराता है? अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी, बीटा 1 पे भी और बीटा 2 पे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 ये तो वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, बीटा 1 हार्ट रेट को ज्यादा, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन कराता है। ब्रोंको तो ब्रोंकोडाइलेशन, तो सांस का मसला, ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी और ब्लड की सप्लाई, तो इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम एड्रेनालिन एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन सेम है, एक नाम है, ठीक है, एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनालिन है और नार एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नार एड्रेनालिन। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 चारों रिसेप्टरों पे काम करते हैं, तो वो इपिनेफ्रिन है। जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे काम कर देते हैं, तो वो नार, ये मिनिमली बीटा 1 रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं। अब देखो, 4 नंबर जो है वो फेनाइलिफ्रीन। फेनाइलिफ्रीन फेनाइलिफ्रीन अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अल्फा 2 रिसेप्टर तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होगी? वेजो कंस्ट्रक्शन, और वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से बीपी इंक्रीज होगी। तीसरा स्टेप जो है वो डू ब्यूटामिन है। डू ब्यूटामिन, तो डू ब्यूटामिन जो है ये बीटा 1 एगोनिस्ट है। डू ब्यूटामिन बीटा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 1 एगोनिस्ट। तो बीटा 1 हार्ट रेट और बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट और किडनी में होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगी? हार्ट रेट इंक्रीज होगी और उसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से फिर बीपी इंक्रीज होगी, बीपी हाई होगी। तो कितने तरीके हैं? आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड अगर फिर सवियर कंडीशन है तो नार इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, फेनाइलिफ्रीन और डूब्यूटामिन। तो ये मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन।